कभी सोचा है कि एक छोटी सी गोली को आखिर ये कैसे पता होता है कि शरीर के खरबों सेल्स में से इलाज किसका करना है? आज हम दवा की खोज के पीछे के इसी विज्ञान को समझने वाले हैं। ये समझ लीजिए, एक माइक्रोस्कोपिक निशानेबाजी जैसा है, जहां निशाना चूकने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना? किसी बीमारी को ठीक करने के लिए एक दवा तो बनानी है, पर जब हजारों संभावनाएं हों, तो वैज्ञानिक अपना पहला कदम उठाते कैसे हैं? देखिए, दवा बनाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें अरबों डॉलर और न जाने कितने घंटे लगते हैं, वो सब बस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। यही है वो हरे विचार। दवा बनाना मतलब शरीर के अंदर मौजूद खरबों मॉलिक्यूल्स में से किसी एक पर एकदम सटीक निशाना साधना। तो चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि दवा की दुनिया में ये लक्ष्य या टारगेट आखिर होता क्या है। तो एक ड्रग टारगेट असल में हमारे शरीर के अंदर का एक खास मॉलिक्यूल है, ज्यादातर कोई प्रोटीन या एंजाइम, जिसे कोई दवा जाकर हिट करती है और अपना असर दिखाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक ताला है और दवा ठीक उसी के लिए बनी एक चाबी है। और ये निशाना एकदम सटीक होना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी चूके तो या तो दवा काम ही नहीं करेगी या फिर इतने खतरनाक साइड इफेक्ट्स पैदा कर देगी कि लेने के देने पड़ जाएं। इसका एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। पहले डेस्प्रेमाइन जैसी पुरानी एंटी डिप्रेसेंट दवाएं थीं। ये शॉटगन की तरह थीं, मतलब एक फायर किया और वो दिमाग के कई अलग अलग रिसेप्टर्स पर जाके लग गईं। नतीजा, बहुत सारे अनचाहे साइड इफेक्ट्स। और अब हैं प्रोज़ैक जैसी नई दवाएं। ये स्नाइपर राइफल की तरह हैं, एकदम सटीक निशाना, सिर्फ एक खास टारगेट पर, और इसीलिए ये दवाएं कहीं ज्यादा असरदार और सेफ मानी जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि ये सब इतना बदला कैसे? मतलब पहले दवा के टारगेट कैसे ढूंढे जाते थे और आज की टेक्नोलॉजी ने इस खेल को कैसे पूरी तरह से बदल दिया है? देखिए, पहले का तरीका था दवा पहले, मतलब कोई चीज़ मिल गई जैसे मॉर्फिन जो काम कर रही है। अब सालों तक ये पता लगाते रहो कि भाई ये शरीर में कर क्या रही है, इसका टारगेट क्या है। ये पूरा तुक्के का खेल था। लेकिन आज तरीका है टारगेट पहले। हम जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स की मदद से पहले बीमारी से जुड़ा मॉलिक्यूल यानी टारगेट ढूंढते हैं और फिर उसके लिए एक दवा डिजाइन करते हैं। बिल्कुल उल्टा। लेकिन इस मॉडर्न साइंस के साथ एक नई चुनौती भी आई है। हमने हजारों नए टारगेट्स तो खोज लिए हैं, पर दिक्कत यह है कि हमें पता ही नहीं कि इनमें से ज्यादातर करते क्या हैं। इन्हें ऑर्फन रिसेप्टर्स या अनाथ रिसेप्टर्स कहते हैं। सोचिए, हमें ताला तो मिल गया है, पर ना तो उसकी चाबी पता है, ना ये पता है कि वो कौन सा दरवाजा खोलता है। ये आज मेडिसिनल केमिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। तो मान लीजिए कि हमें अपना टारगेट मिल गया। अब आता है अगला और सबसे जरूरी कदम, सटीकता, जिसे साइंस की भाषा में सिलेक्टिविटी कहते हैं। मतलब सिर्फ अपने टारगेट को हिट करना और बाकी किसी भी चीज को नहीं छूना। अब ये सिलेक्टिविटी 2 लेवल पर बहुत जरूरी है। पहला है प्रजातियों के बीच, जैसे पेनिसिलिन। वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पर अटैक करती है जो हम इंसानों की सेल्स में होती ही नहीं। तो बैक्टीरिया खत्म और हम एकदम सेफ। दूसरा लेवल है शरीर के अंदर ही। मान लीजिए डोपामाइन के कई अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं। एक अच्छी दवा सिर्फ उसी एक टाइप को टारगेट करेगी जो बीमारी की जड़ है, और बाकी सबको अकेला छोड़ देगी। इससे असर ज्यादा होता है और साइड इफेक्ट्स कम। पर हमारा शरीर भी कोई कम चालाक नहीं है। आप एक रास्ता बंद करेंगे तो वो 100 नए रास्ते बना लेगा। कभी कभी तो आपका टारगेट ही कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। इसे एक ट्रैफिक जैम की तरह सोचिए। दवा ने बीमारी फैलाने वाली मेन रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक रुक गया। शुरू में तो सब बढ़िया लगा, पर जल्दी ही शरीर के सेल्स ने ट्रैफिक की ही तरह दूसरी गलियां और शॉर्टकट ढूंढ लिए। उन्होंने दवा को बाईपास करना सीख लिया और दवा का असर धीरे धीरे खत्म हो गया। ड्रग रेजिस्टेंस ऐसे ही तो काम करता है। और हाँ, कभी कभी तो साइंटिस्ट का शुरुआती अंदाजा ही एकदम गलत निकल जाता है। मतलब उन्हें लगता है कि बीमारी की जड़ कोई एक मॉलिक्यूल है, पर असल में वो होता ही नहीं। मेटोक्लोप्रामाइड की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। साइंटिस्ट को लगा कि D2 रिसेप्टर की वजह से जी मिचलाता है, तो उन्होंने उसे ब्लॉक करने के लिए ये दवा बना दी। पर दवा ने कुछ खास काम नहीं किया। बाद में जब और रिसर्च हुई तो पता चला कि असली विलन तो कोई और ही था, एक दूसरा रिसेप्टर 5-HT3। लेकिन जानते हैं, इस गलती से ही सीखकर मतली के लिए कहीं बेहतर दवाएं बन पाई। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? अब वो और भी एडवांस टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं।
लेकिन निशाना जितना मुश्किल होता है, सेफ्टी की चिंता भी उतनी ही बढ़ जाती है। कुछ बीमारियों में, जैसे कैंसर, एक साथ कई टारगेट्स को हिट करना पड़ता है। इन्हें कहते हैं मल्टी टारगेट ड्रग्स। लेकिन जाहिर है, जब आप एक से ज़्यादा निशाने साधेंगे तो गलती से किसी गलत निशाने पर तीर लगने का खतरा भी तो बढ़ ही जाएगा। और कुछ गलत निशाने जानलेवा हो सकते हैं। HERG चैनल इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। ये हमारे दिल में एक बहुत जरूरी पोटेशियम आयन चैनल है। अगर कोई दवा गलती से इसे ब्लॉक कर दे तो दिल की धड़कन बिगड़ सकती है, जिससे हार्ट फेलियर या अचानक मौत तक हो सकती है। चलिए इस पूरी कहानी को एक उदाहरण से समझते हैं। साइंटिस्ट ने मोटापे के इलाज के लिए एक मॉलिक्यूल बनाया, मान लीजिए कंपाउंड आई। ये अपने टारगेट पर तो बढ़िया काम कर रहा था, पर इसने खतरनाक हर्ग चैनल को भी ब्लॉक कर दिया। मतलब दवा बहुत जहरीली थी। तो साइंटिस्ट फिर से काम पर लगे। उन्होंने मॉलिक्यूल के डिजाइन में कुछ बदलाव किए ताकि वो हर्ग चैनल से दूर रहे। इससे बना कंपाउंड 2। ये पहले से तो बेहतर था, पर अभी भी उतना सेफ नहीं था। रिस्क अभी भी बना हुआ था। और फिर कई कोशिशों के बाद आखिरकार सफलता मिली, कंपाउंड 3 के रूप में। ये डिजाइन एकदम परफेक्ट था। ये सिर्फ मोटापे वाले टारगेट पर ही सटीक निशाना लगाता था और खतरनाक हर्ग चैनल को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता था। यही है मॉडर्न ड्रग डिजाइन का कमाल। ज्यादा से ज्यादा असर और कम से कम या जीरो नुकसान के लिए लगातार कोशिश करना। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारा शरीर 100 खरब सेल्स का एक पूरा यूनिवर्स है, तो सोचिए कितने ही परफेक्ट टारगेट्स अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे। भविष्य में कितनी बीमारियों का इलाज होगा, ये शायद इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम इन छुपे हुए टारगेट्स को कितनी जल्दी ढूंढ पाते हैं। है ना सोचने वाली बात?